नहीं, ये इम्पोर्टेंट इशू था, इसीलिए तो आपको जहमत दी गई, ये सेमिनार किया गया कि रिजर्वेशन का मसला जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। देखिए, कोई भी इंसान नाइंसाफी जब होती है उसे सजा नहीं दे सकता। नाइंसाफी खत्म होना जरूरी है। हम नाइंसाफी के साथ कैसा रहेंगे? तो महाराष्ट्र के उन 50 कास्ट को जिसको मुंबई हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि एजुकेशन में इनको 4% रिजर्वेशन मिल सकता है, इसलिए कि वो सोशली एजुकेशनली उनके बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, तो उसको नहीं देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप किसी और जिस किसी को देना चाहते दीजिए आप, मगर जब मेरा मुसलमानों का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव हो चुका है, हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो बजाय आप एक एक्ट को लेकर आते या रीप्रोमलगेट करते ऑर्डिनेंस को, आप मुसलमानों को नहीं देते और फिर आप हमको उंगली उठाकर बोलते हैं कि हम कम्युनल हैं और आप सेकुलर हैं। भाई, आप नाइंसाफी तो आप कर रहे हैं ना। ये नाइंसाफी का खात्मा जरूरी, नाइंसाफी खत्म होना चाहिए और महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पूरे मुसलमानों को नहीं, वो जो 50 कास्ट जिसको हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि इनको मिल सकता है, इनको मिलना चाहिए, इसको हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया। और ये सरकार, चाहे वो बीजेपी शिवसेना की थी, भाजपा शिवसेना की थी, या फिर अब ये 3-in-1 की जो सरकार है, ये भी तो 3-in-1 भूल गए। बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, बहुत पहले हुआ था। अच्छा, उसके बाद 2-3 साल निकल गए, फिर आप उसको उठा रहे हैं। अच्छा, तो मराठाओं को देर नहीं हुई। हाँ, अभी हम भी रोड पे निकलेंगे ना, वही चाहते हैं क्या? भाई, आप मराठा रिजर्वेशन की बात करते, आप मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं बात करते? कौन रोक रहा है आपको मुस्लिम रिजर्वेशन देने के लिए? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को कहा कि मराठा आर नॉट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम आर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। आप क्यों नहीं देते भाई? अब तो पार्लियामेंट में एक्ट भी पास हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। हाँ, ये और बात है कि 50% लिमिट को ब्रीच करना है, वो कानून पर आप दे सकते हैं ना मुसलमान को, अब दीजिए। देर होने का क्या मतलब है? अगर फर्ज करिए किसी का मर्डर हो जाता है, पूरी फैमिली को खत्म कर देते आप, और केस चलता है 15 साल तक। इस केस में तो खाली 5-6 साल हुए, तब बोले कि 6 साल हो गए, केस को छोड़ दो, इंसाफ मत करो। इंसाफ तो होना चाहिए ना, क्योंकि इक्वालिटी जो है संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, और इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात संविधान करता है। वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बुनियाद पर महाराष्ट्र के मुस्लिम कम्युनिटी के उन कास्ट को रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। आप ये बताइए कि मुसलमानों का, हम शिवसेना से, भाजपा से, कांग्रेस से, एनसीपी से सवाल कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र की जनता को बता दो कि मुसलमानों के पास 5 एकड़ से ज्यादा कितने परसेंटेज मुस्लिम के पास है? कितने मुसलमानों को बैंक और कॉर्पोरेट सोसाइटी से लोन मिलता, बता दो आप। कितने मुसलमान स्लम में रहते, आप बता दो। कितने मुसलमान ग्रेजुएट होते, आप बता दीजिए। कितने मुसलमान आउट ऑफ स्कूल है, आप बता दीजिए। अब इसको आप बोलेंगे देर हो गई, देर हो कुछ हो, ये इंसाफ का मुद्दा है और इसमें देर की बात नहीं है, तो सिर्फ 5-6 साल पुरानी बात है। आप इसको सही करिए। आपको सिर्फ या तो आने वाले जो आपका नागपुर में सेशन होगा उसमें बिल लाइए और उसको एक्ट बना दीजिए, हिस्सा खत्म हो गया, कोई रोकने वाला नहीं है। सर, जब भी मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात आती है तो ये कहा जाता है कि
मजहब की बुनियाद पर नहीं, ये देखिए, नहीं, ये मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है। मुसलमानों में जो कास्ट है, जो जात है, जो बिरादरी है, उनको दिया जा रहा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी में जो कास्ट है, जैसा हमारे हिंदू भाइयों में कास्ट है, उनको मिलता है, इसी तरह मुसलमानों में जो कास्ट है उनके लिए, और जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया। तो रिलीजन को मत लाइए इसमें। मैं रिलीजन की बुनियाद पर नहीं, मुसलमानों में जो कास्ट है उनकी और उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पर जिसका डेटा महमूद रहमान कमेटी ने दिया, जिसको हाई कोर्ट ने माना उसको कि हाँ ये सच्चाई है, ये कास्ट मुसलमानों में बैकवर्ड है सोशली और एजुकेशनली। सच्चर कमीशन ने किया था, सच्चर कमीशन ने 25 साल पहले पूरी रिपोर्ट किया था, उसको महमूद रहमान साहब ने पूरी नहीं, सच्चर कमीशन नहीं था, सच्चर कमेटी थी, और सच्चर कमेटी के फाइंडिंग आज भी रिलेवेंट है। महमूद रहमान कमेटी को महाराष्ट्र के मुसलमानों की पसमानदगी, उनका बैकवर्डनेस सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हेल्थ, हाउसिंग, लैंड शेयर इन इक्विटी, ये 7-8 चीजों पर उस रिपोर्ट को, उस कमेटी को बनाया गया, उसने रिपोर्ट दी। उसके बाद सच्चर के बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद उर्दू कमेटी की रिपोर्ट है, फिर एनएसएसओ का डेटा है, 2011 के सेंसस है। तो ये पूरा एम्पिरिकल डेटा है जिसको कोई देखना नहीं चाह रहा है। एमआईएम इसके बारे में कोई आंदोलन करना चाहती है? नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला पूरे महाराष्ट्र में हम करेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाएंगे। इसका ऑलरेडी प्रोग्राम का ऐलान कर चुके हैं। ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। मुस्लिम आरक्षण का महाराष्ट्र के जो मुसलमानों में जो कास्ट है जिनको हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया उनके लिए, और वक्फ प्रॉपर्टीज को, वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी हिफाजत हो, उसका सही इस्तेमाल हो। दो अहम इश्यूज हैं जिसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएंगे, और पूरे महाराष्ट्र में हम शुरू कर रहे हैं, शुरू भी हो चुका है और करते रहेंगे। जिस तरह से मराठा समाज ने रास्ते पे आई थी, उस तरह का कुछ वो भी ऑप्शन है, सब करेंगे, पूरे ऑप्शन आर ऑन द टेबल। बिल्कुल। ये नए काम के लिए कुछ सियासी पार्टी आपके साथ जुड़ रहे हैं? कौन जुड़ रहे? सियासी पार्टियां तो हमारी तो जरूरत ही नहीं, हम खुद बहुत बड़े हैं, इंशाल्लाह करेंगे। आपका साथ, आपकी दुआ रहेगी। वो जो जुड़ने का काम नहीं करना है, उनको खाली एक ऑर्डिनेंस या एक्ट बिल लेके आने का है। हम उनको वो एक बिल लेके आओगे। नागपुर में जो असेंबली सेशन होने जा रहा है, आप एक बिल डालो मुसलमानों के लिए, बोल दो ना, आप दो महाराष्ट्र के मुस्लिम्स को दो जिसको हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया है। आप पूरे ये बिल लाएंगे, वो बिल, ये बिल क्यों नहीं लेके आते? आप कौन रोक रहा आपको? लाना चाहिए। अगर नागपुर सेशन में ये बिल नहीं आता, तो नागपुर सेशन में अगर ये बिल नहीं आता, लड़ाई चलेगी, लड़ाई चलेगी। नागपुर जाएगा मोर्चा? नहीं, लड़ाई, अरे पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे। क्यों नागपुर के तक मुद्दा आप रोक दे रहे हो? पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे, लड़ाई चालू रहेगी। हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। इस राइट के लिए हम लड़ेंगे। देखिए, मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकता हूँ, नाइंसाफी के बगैर, नाइंसाफी के साथ जी नहीं सकते। ये नाइंसाफी हो रही है हमसे। आरक्षण की लिमिट खत्म हो चुकी है। कैसा बोले? अरे हाईकोर्ट ने कह दिया ना, हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को दो, इनको दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा एजुकेशन में दे सकते, एम्प्लॉयमेंट में दे सकते, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस कर गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों का एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है, मगर क्योंकि एजुकेशन में इनको दे सकते, एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस कर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, एजुकेशन में दो ना। हाईकोर्ट ने मराठा कमेटी के बारे में ऐसा ही कहा है ना, आप पढ़े नहीं बराबर, हाइट नहीं, आप पढ़े नहीं बराबर। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है। हाई कोर्ट ने मुसलमानों को दिया, मराठाओं को भी दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, ने दिया है। नहीं, हाईकोर्ट के देने के बाद देखिए, हाई कोर्ट सुनिए मेरी बात सुनिए। हाई कोर्ट में मुसलमानों का अपहेल्ड किया, मराठाओं का बोला कि ये इनका डेटा नहीं है, तो इन्होंने बिल लेकर आए असेंबली में। कोर्ट की बात करो आप,
कोर्ट की बात कर रहे हैं। आप बिल लेकर आए और बिल एक मुसलमानों का लेकर नहीं आया और फिर उसको चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड का डेटा नहीं दे सके, प्रूव नहीं कर सके। मुसलमानों का तो डेटा प्रूव हो चुका है। अभी पार्लियामेंट में खड़े के बहुत बड़ी बातें किए ना, अभी तो मराठा रिजर्वेशन के लिए बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी बार-बार प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। उस तरह मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए आप भी प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे क्या? प्राइम मिनिस्टर के पास जाने का ही नहीं है, यहाँ करने का है। यहाँ पे बीजेपी सुनो, करती है। अरे आप समझ रहे नहीं मेरी बात को। बीजेपी का तो अपोज रहता है ना, सुनो, आपको यहाँ देने में कौन रोक रहा? स्टेट का मसला है, दे दो ना। यहाँ पे तो यूनिटी नहीं है ना। अरे मराठा रिजर्वेशन के लिए सारी पार्टियां ना, देखिए वो हम यही चाल चल रहे लोग, ये 3-in-1 पार्टी जो है चाल चल रही। एक साथ तीनों मिलकर शादी कर लेके हम समझ रहे हैं कि हम नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप करिए। नवाब मलिक स्टेटमेंट देते हैं तो बीजेपी उसको अपोज करती है। अब वो अपोज करती है तो बहुत सी चीजों अपोज करती है बीजेपी। आप क्या नहीं ऐसा हुआ तो फिर क्या, जो बीजेपी बोलेंगे सुनेंगे क्या? आप सत्ता में, आप इंसाफ करिए। आपको कौन रोक रहा है इंसाफ करने से? और ये कब से शुरू हो गया? बीजेपी बोली तो हम ये नहीं करते, तो बीजेपी जो बोली करेंगे क्या लोग? तो बीजेपी को बिठा लो सरकार में, अगर आप ऐसा है तो। प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करेंगे। अरे प्राइम मिनिस्टर से पार्लियामेंट में बोलेंगे, सबको बोलेंगे, या तो आपको करना है ना, यहाँ आप कर सकते, कर दो आप। लेकिन सर इस मामले में अब जो मोर्चे निकाल रही है महाराष्ट्र के सारे जिलों में जा रही है, इसको क्या लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? या फिर अलग सा एक ध्रुवीकरण हो जाएगा और हिंदू मुस्लिम ऐसा? अरे आगे ना असल सवाल पे माशाअल्लाह, मैं इंतजार कर रहा था ये ध्रुवीकरण कब आएगा। दिल की बात जबान पे आ ही गई आपके। चलिए मुबारक हो आपको, ध्रुवीकरण हो गया। क्या ध्रुवीकरण होगा? कैसा ध्रुवीकरण होगा बताइए आप। एक समाज जो है, अब आपको पूरा बीमारी बताना पड़ेगा। एक मुसलमानों में ग्रेजुएट सबसे कम, हाँ, फिर उसके बाद आप लोग थे ना, सुने ना, आप लोग देखे ना पूरा, फिर आप क्या है पूरी कुरान शरीफ सुन के आप बोले सूरह फातिहा पढ़ो, मेरे को बोल रहे आप कहीं का ध्रुवीकरण हो रहा। इंसाफ करेंगे तो देखिए, महाराष्ट्र में 11% मुसलमान है। उस 11% में ये 50 कास्ट को अगर आप देंगे तो महाराष्ट्र मजबूत होगा ना, महाराष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। ध्रुवीकरण कैसा होगा? लेकिन ये 11% एमआईएम के साथ थोड़ी है। अरे मैडम नहीं है, ये 1.0.1 भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं नहीं पूछूं क्या? मुझे इंसाफ कर, मेरा हक बनता ना। अरे आप पॉलिटिकल है, मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल के जो राइट्स मुझे दिए गए, आप मुझे उससे महरूम कर रहे हैं। किसकी यूनिटी लगेगी? अरे देख लेंगे ना यूनिटी अब आने वाले दिनों में। किसने? हाँ, इनसे आपने अच्छा सवाल किया। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के मुसलमान सुन ले। हमारे जर्नलिस्ट लोग बोल रहे हैं कि मराठा समाज यूनाइट होके रिजर्वेशन लिया, तो मुस्लिम समाज को भी यूनाइट होना पड़ेगा, और होंगे इंशाल्लाह ताला, हम मिलाएंगे सब। हाँ, उसका कनेक्शन पॉलिटिकल कनेक्शन बताया जा रहा है। जिसने नहीं पूछा है, पर आप लोग यूनाइट हो जाओ पहले आप लोग यूनाइट हो जाओ। नांदेड़ में जो हुआ है उसका कनेक्शन पॉलिटिकल कनेक्शन ऐसा बता जा रहा है, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रही है। देखिए, जहां तक वायलेंस हुआ, मैं उस वायलेंस का कंडेम करता हूं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं अपने स्पीच में भी इसका जिक्र किया हूं, और मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमन की अपील पहले भी किया हूं, आज भी कर रहा हूं। और पीस एसेंशियल है, सबके लिए पीस एसेंशियल है, और पीस बरकरार रहना चाहिए, अमन को मजबूत करना चाहिए। और ये क्यों हुआ, ये तहकीकात करनी चाहिए। क्यों किसका डिरेलिक्शन हुआ,
और कैसे इस तरह की हरकतें हुई, ये सब इसका जांच होनी चाहिए। अभी ऐसा ऐसी चर्चा हो रही है कि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल पार्टीज हो, तो इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी कराइए, मालूम हो जाएगा पूरा। आप ही की तरह रजा अकादमी को भी भाजपा की बी पार्टी कहते हैं। नहीं, भारत में ये टीम का मसला खाली हमारा है, मेरा राइट है, किसी का नहीं। इंटेलेक्चुअल राइट मेरा है और आपका भी नहीं, किसी का भी नहीं, मेरा रहेगा इंशाल्लाह। अभी थोड़ा हम ए टीम हो गए, बीच से तरक्की हुई अल्लाह के करम से, ए टीम हो गए। दंगों के नाम से दंगों के नाम से रजा अकेडमी को लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, माने वो। अब वो सब अब आप रिजर्वेशन को उधर क्लिक जा रहे हैं, अब वो छोड़ दो उसको। मैं वायलेंस का कंडेम करता हूँ। नहीं, अब नहीं, वो देखिए, प्लीज उसमें मत लेके जाइए। मैं वायलेंस का कंडेम करता हूँ और करता हूँ। सर हाईकोर्ट के डिसीजन के बावजूद, हाईकोर्ट के हाईकोर्ट के जो कॉन्फ्रेंस है और उससे 5 साल पहले भी जो बीमारी है वो डिटेक्ट हो गई है कि आरक्षण चाहिए, लेकिन अब बीमारी भी पता चल रही है और किस तरीके से जाना है वो भी पता चल रहा है। लेकिन अभी जो कहा कि 11% इकट्ठा नहीं है, तो ये होता है कि जब आप खाली चीज को मतलब पूरा उसको मुकम्मल करना है आपको, तो यूनिटी तो जरूरी है, लेकिन नॉट ओनली इन मुस्लिम्स बट ओवरऑल पूरा इंडिया में जितना भी सबल्टन जो है या मार्जिनलाइज्ड पीपल है, किसी भी तबके के, इसमें लीडरशिप थ्रेट बहुत बड़ी बात है। तो ये लीडरशिप थ्रेट का मसला जो है वो कैसे सॉल्व हो, क्योंकि जब तक वो नहीं सॉल्व होता तब तक मुद्दे तो मतलब इसका हल तो नहीं निकले। देखिए, नाइंसाफी के खात्मे के लिए जो सरकार है, जो सत्ता में है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डिसीजन से इस डिस्क्रिमिनेशन का, इस इनजस्टिस का खात्मा करें। रहा सवाल लीडरशिप का, तो एक बात ये समझना चाहिए कि आज अगर डिस्क्रिमिनेटेड और वीकर सेक्शंस के पास लीडरशिप नहीं है, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी सरकार को गिरा सके वोट के जरिए। नहीं, सुनिए, लीडरशिप देखिए राजभर जी ने आपका साथ छोड़ दिया। अरे मैडम, मैं भी और आप दुनिया का साथ छोड़ के जाएंगे ना एक दिन, उसमें क्या होने वाला, दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? वो सब छोड़ के जाने वाले हैं, ये सियासत है। कोई आता है, कोई छोड़ता है, हमको क्या करना है? हम अपनी जगह पे, अगर मैं अपनी जगह पे फर्म हूँ, अपने उसूल पर, अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने मंजिल पर मेरी तवज्जो है, तो यकीनन मुझे अपनी मंजिल मिलेगी। अब कोई छोड़ के जाता है, कोई आता है, तो उनसे पूछना चाहिए क्यों छोड़ के भाग गए, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मगर आपका जो बुनियादी सवाल है, यस, 11% मुसलमानों को आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह मराठा समाज एक होकर अपनी लड़ाई लड़ा और भाजपा को, कांग्रेस को, एनसीपी को, शिवसेना को उन्होंने घुटने टिका दिए उनके। मगर मैं मराठा समाज को भी बोल रहा हूँ, वो इतने खामोश क्यों है अभी? देखो, हम तो लड़ रहे हैं, मराठा समाज बहुत खामोश बैठा है आजकल। क्या वो बातों में आ गए क्या शिवसेना के, एनसीपी के, कांग्रेस के, भाजपा के? चलिए, मराठा समाज भी खड़ा हो जाए, हम भी साथ में खड़े होते हैं उनके, कोई बात नहीं। मगर ये सोचना पड़ेगा। और जहां तक सबाल्टर्न कास्ट का मामला, इट इज अ वेरी लार्जर क्वेश्चन, बट आई एम बी रेस्ट assured that there will be a voice, there is a voice। इस मुल्क में सबसे बड़ा अपोजिशन जनता है, और जनता में सबसे बड़ा अपोजिशन वो गरीब लोग हैं जो वोट का इस्तेमाल दौलतमंदों ज्यादा करते हैं, और वही सबसे बड़ा अपोजिशन है, वही निकलेंगे इंशाल्लाह। सर, मराठा एक साथ इतने बड़े पैमाने पे आए क्योंकि उनके पास में कोई पॉलिटिकल झंडा के साथ में गए नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ नहीं। मजलिस का कितना सुनेगी मुसलमान, और कितने लोग आपके साथ आएंगे? अगर मजलिस के साथ लोग होते तो शायद आपको पिछले इलेक्शन में अच्छा सा सक्सेस हो जाता है। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। नहीं, अब ये सवाल जो है औरंगाबाद के एमपी को देना चाहिए। देखिए, हमने 27 नवंबर को एक नारा दिया था कि चलो मुंबई, और उसका मकसद यही था कि
कि हम रिजर्वेशन, वक्फ की ज़मीनें और जो भी जहाँ पर भी इंजस्टिस हुई है उसको हाईलाइट करने के लिए हम ये 27 तारीख का जो ये है, आप जो एक सवाल कर रहे हैं कि आपको कितना समर्थन, हमारे जो मैडम ने भी सवाल किया है कि आपके पास यूनिटी नहीं है, आपके पास यही नहीं है। दिसंबर में हम मुंबई जाने वाले हैं और आपको उस दिन ये एहसास होगा कि हमारी यूनिटी कितनी है और हमारी तादाद कितनी है। सर, मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था, मराठा एक साथ इसलिए एक साथ रहे लास्ट तक क्योंकि कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके वो साथ नहीं चले। मस्जिद के साथ मुसलमान क्यों आए? नहीं, वो झंडा लेके नहीं चले, मगर पीछे झंडा पकड़े के लोग थे, मालूम आपको भी मालूम? सामने आ गए। हाँ, पीछे कौन पकड़े थे मालूम था हमको ही मालूम। पीछे तो सब लोग थे। हाँ, पीछे सब थे, बिल्कुल। अब हम सामने रहेंगे, लेकिन आप सामने आओगे तो कोई मुसलमान। हाँ, वो आप फिक्र मत करो, मुल्ला जी का मामला हम देख लेंगे, छोड़ दीजिए। आपके पीछे है कोई लेकिन झंडा लेके? अल्लाह है हमारे साथ, हमारे बीजेपी साथ रहेगी। सर, हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद गवर्नमेंट जो है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे रही यहाँ पर जी। तो क्या ये आपकी तहरीक कामयाब होगी? इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम में कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह हमको यकीन है कि महाराष्ट्र के जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, जो बड़ी तादाद में हैं, वो हमारी इस बात को समझ रहे हैं, नाइंसाफी को पसंद नहीं करते। उन तमाम का हमको साथ, उनका आशीर्वाद, उनका मोहब्बत मिले। महानगर पालिका में भी यही मुद्दों के साथ जाएंगे? नहीं, ये मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ेंगे। पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों का मुद्दा है, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। इसको सिर्फ पॉलिटिक्स से मत जोड़ दीजिए आप, प्लीज। लोकसभा चुनाव में आपने वंचित के साथ इकट्ठा होकर चुनाव लड़ा था, उसका फायदा बीजेपी को हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। अभी ये मुद्दा खत्म होने के बाद ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा लेकर फिर किसी और पार्टी को समर्थन के लिए तो ये कुछ हो रहा नहीं, ऐसा भी सवाल उठाया जा रहा है। अरे आप थोड़ा स्टडी कर लेना भाई, आप स्टडी नहीं करते आप। अब आप ये बोलो कि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी से शादी क्यों कर ली? मेरी वजह से। अबे वो तो हमारे खिलाफ थे ना, अब मिल गए। असेंबली इलेक्शन में पता है ओवैसी ये वो बोले, तीनों मिल गए। अब पूरे भारत में 302 सीट बीजेपी लड़ी, उसका भी जिम्मेदार मेरे को दे दो आप। अब ऐसा हो गया तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, हर चीज के लिए आप बनेंगे नहीं, ओवैसी जिम्मेदार है, मायन जिम्मेदार है। पब्लिक देख के सुन के बोलती भाई इन्हें क्या क्या जिम्मेदार है, किस चीज का जिम्मेदार है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अभी एक्टिव आप जो एक्टिव हो रहे हैं, तो अभी इलेक्शन है ना कॉर्पोरेशन के और जिला परिषद के, इसके पहले आप थोड़ा एक्टिव हो गए। पिछले 2 साल में जब इलेक्शन खत्म हो गए उसके बाद में ना मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सामने लाए थे, ना किसी आंदोलन था, ना कोई वर्क नहीं था। ऐसा है सर, एक टाइम होता बीज बोने का, एक टाइम होता फसल काटने का, समझे ना? चलिए अभी और कुछ, अभी अरे आप मैं चाहता हूँ आपका, मेरे को मालूम, पर मेरे को भी जाना है। अरे आप एक आदमी 3-3 सवाल कर रहे, थोड़ा बचा के रखो आइंदा के लिए, फिर आता हूँ। सीडीपी का तो निर्णय हुआ है कि अहमदाबाद में रास्ते के ऊपर जो मटन हो या अंडा हो बेचा नहीं जाएगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर वहाँ सक्सेस हो गया तो देश के दूसरे इलाकों में भी लगाया जाएगा? देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा कि वेजिटेरियन बंडी रह सकती, नॉन वेजिटेरियन नहीं रह सकती। नॉन वेजिटेरियन होटल में खा सकते, बाहर नहीं खा सकते। तो होटल में तो दौलतमंद जाएगा ना। अब चाय बेचने वाला, चाय बनाने वाला तो बंडी पे गोश्त खाएगा उन्हें, अंडे बेचने वाले। और एक बात समझिए कि मेजॉरिटी उसमें नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनको आप एम्प्लॉयमेंट से महरूम कर दिए। इतनी गरीबी है, इतनी परेशानी है। और अहम बात यह है कि गोडसे का स्टैचू लगता है, मगर आपको बंडी की फिक्र है, गोश्त की बंडी की। गोडसे का स्टैचू लगता है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप ये तो एंटी पोर स्टेप है ये। आप तो गरीबों को उनका पेट काट दे रहे हैं।
आप ये बोल रहे हैं कि हाँ जिसके पैसा है गाड़ी में जा, होटल में बैठ के खा, जो मंडी पे गरीब है नहीं खा सकता। तो गलत है बिल्कुल ये। सर आपने 2 दिन पहले अरे कंगना का स्टेटमेंट